नमस्कार। ज्योतिष के इस प्रेम भरे सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है। तलाक और रीमैरिज के योग। वैवाहिक जीवन हर किसी के लिए सुख और शांति की कामना होती है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि अलगाव या तलाक की नौबत आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या हमारी कुंडली में ऐसे योग हैं जो इस तरह की स्थितियों का संकेत दे रहे हैं या फिर रीमैरिज की संभावना को दर्शा रहे हैं। वैवाहिक जीवन एक नाजुक बंधन होता है जिसमें प्यार, समझ और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और अलगाव या तलाक का दुखद अंत होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन में एक बार फिर से प्यार और साथ की तलाश करते हैं और दोबारा शादी के बंधन में बंधते हैं। वैदिक कुंडली ज्योतिष हमें इन सभी स्थितियों को समझने में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कुंडली में कौन से ग्रह और भाव ऐसे योग बनाते हैं जो तलाक या रीमैरिज की संभावना को दर्शाते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सिद्धांतों को समझेंगे और उन्हें उदाहरण के माध्यम से और भी स्पष्ट करेंगे। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन है और यह किसी भी घटना की निश्चित भविष्यवाणी नहीं करता। हमारी अपनी इच्छा शक्ति और कर्म भी हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कुंडली के कौन से ऐसे भाव और ग्रह होते हैं जो विवाह, तलाक और रीमैरिज से जुड़े होते हैं। मुख्य भाव यानी की हाउसेस। सेवेंथ हाउस, यह भाव विवाह, जीवन साथी और साझेदारी का प्रतिरूप है। वैवाहिक जीवन से संबंधित किसी भी विश्लेषण में इस भाव का सबसे अधिक महत्व होता है। सेकेंड हाउस, यह भाव परिवार, कुटुंब और वैवाहिक सुख को दर्शाता है। यह भाव वैवाहिक जीवन की स्थिरता और सामंजस्य को दर्शाता है। एट्थ हाउस, यह भाव विघ्न, परिवर्तन और ससुराल पक्ष को दर्शाता है। तलाक के संदर्भ में इस भाव का अध्ययन अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह अलगाव और बाधाओं को भी दर्शाता है। इलेवेंथ हाउस, यह भाव लाभ, इच्छा पूर्ति और दूसरे विवाह को भी दर्शाता है। रीमैरिज के योगों में इस भाव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे मुख्य ग्रह हैं यानी कौन से की प्लैनेट्स हैं जो यह योग बनाने में मदद करते हैं। शुक्र यानी वीनस, यह ग्रह प्रेम, रोमांस, आकर्षण और विवाह का कारक है। पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी को दर्शाता है। मंगल यानी मार्स, यह ग्रह ऊर्जा, उत्साह, क्रोध और संघर्ष का कारक है। कुंडली में मंगल की अशुभ स्थिति वैवाहिक जीवन में कलह और विवाद पैदा कर सकती है। शनि यानी सैटर्न, यह ग्रह विलंब, अलगाव और दुख का कारक है। शनि का अशुभ प्रभाव वैवाहिक जीवन में देरी या अलगाव ला सकता है। राहु, यह ग्रह भ्रम, अचानक घटनाएं और अलगाव का कारक है। राहु का अशुभ प्रभाव वैवाहिक जीवन में अप्रत्याशित समस्याएं पैदा कर सकता है। केतु, यह ग्रह वैराग्य, अलगाव और आध्यात्मिक रुझान का कारक है। केतु का प्रभाव वैवाहिक जीवन में उदासीनता ला सकता है। गुरु यानी जुपिटर, यह ग्रह शुभता, विस्तार और ज्ञान का कारक है। महिलाओं की कुंडली में यह पति का प्रतिरूप होता है और वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण योगों पर चर्चा करेंगे जो कुंडली में तलाक या अलगाव की संभावना को दर्शाते हैं। पहला योग, सेवेंथ हाउस और उसके स्वामी पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव। यदि कुंडली में सप्तम भाव में या सप्तम भाव के स्वामी पर अशुभ या क्रूर ग्रहों जैसे मंगल, शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो, युति हो या दृष्टि हो, तो यह एक वैवाहिक जीवन में समस्याओं और अलगाव की स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में मेष लगन है और सेवेंथ हाउस यानी तुला राशि में मंगल और शनि की युति है, तो यह स्थिति वैवाहिक जीवन में अत्यधिक तनाव और अलगाव का कारण बन सकती है। दूसरा योग, मंगल और शनि का सेवेंथ हाउस से संबंध। यदि कुंडली में मंगल और शनि दोनों ही सेवेंथ हाउस को देख रहे हों या सेवेंथ हाउस में स्थित हों, तो यह वैवाहिक जीवन में गंभीर मतभेद और अलगाव की स्थिति पैदा कर सकता है। मंगल
जहां उग्रता और झगड़े का कारक है, वहीं शनि अलगाव और विलंब का कारक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कुंडली में कर्क लगन है और सेवेंथ हाउस यानी मकर राशि में स्थित शनि है और मंगल की दृष्टि भी सेवेंथ हाउस पर पड़ रही है, तो यह तलाक या डिवोर्स का योग बना सकता है। तीसरा योग, राहु या केतु का सेवेंथ हाउस या इसके लॉर्ड से संबंध। यदि राहु या केतु सेवेंथ हाउस में स्थित हो या सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ युति करें या उस पर दृष्टि डालें, तो यह वैवाहिक जीवन में भ्रम, गलतफहमी और अप्रत्याशित अलगाव का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कुंडली में सिंह लगन है और सेवेंथ हाउस यानी कुंभ राशि में राहु स्थित है, तो यह अचानक अलगाव या तलाक की स्थिति पैदा कर सकता है। चौथा योग, सेकेंड हाउस और इसके स्वामी पर अशुभ प्रभाव। सेकेंड हाउस परिवार और वैवाहिक सुख का प्रतिरूप है। यदि इस भाव या इसके स्वामी पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो यह पारिवारिक ग्रह और वैवाहिक जीवन में अशांति पैदा कर सकता है, जो तलाक का कारण भी बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कुंडली में कन्या लग्न है और सेकेंड हाउस यानी तुला राशि में शनि और मंगल की युति है, तो यह पारिवारिक विवादों के कारण तलाक का योग बना सकता है। पांचवा योग, एट्थ हाउस का सेवेंथ हाउस से संबंध। आठवां घर विघ्न और परिवर्तन का कारक है। यदि आठवें का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो या सप्तम भाव का स्वामी आठवें भाव में स्थित हो या इन दोनों के बीच कोई अन्य संबंध हो, तो यह वैवाहिक जीवन में बाधाएं और अलगाव ला सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कुंडली में तुला लग्न है और सेवेंथ हाउस यानी मेष राशि का स्वामी मंगल आठवें भाव यानी वृषभ राशि में स्थित है, तो यह तलाक का योग बना सकता है। अब हम बात करेंगे उन योगों की जो कुंडली में रीमैरिज की संभावना को दर्शाते हैं। पहला योग, सेवेंथ हाउस के स्वामी का कमजोर होना या अशुभ प्रभाव में होना और इलेवेंथ हाउस का मजबूत होना। यदि कुंडली के सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कमजोर स्थिति में हो और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो और उसी समय इलेवेंथ हाउस मजबूत स्थिति में हो, तो यह पहले विवाह में विफलता और दूसरे विवाह की संभावना को दर्शाता है। इलेवेंथ हाउस लाभ भाव और इच्छा पूर्ति के साथ साथ दूसरे भाव का भी कारक माना जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी महिला की कुंडली में धनु लग्न है और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बुध कमजोर होकर सिक्स्थ हाउस में स्थित है, लेकिन इलेवेंथ हाउस यानी तुला राशि मजबूत है और उसका स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में है, तो यह रीमैरिज का योग बनाता है। दूसरा योग, इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड का सेवेंथ हाउस से संबंध। यदि इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में स्थित हो या सेवेंथ हाउस के स्वामी में किसी प्रकार का संबंध बनाए, युति, दृष्टि या परिवर्तन, तो यह एक रीमैरिज की योग की संभावना को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कुंडली में मकर लग्न है और इलेवेंथ हाउस का स्वामी यानी मंगल सेवेंथ हाउस यानी कर्क राशि में स्थित है, तो यह रीमैरिज का योग बना सकता है। तीसरा योग, शुक्र यानी वीनस या गुरु यानी जुपिटर का डुअल साइंस वाली राशियों में होना और शुभ ग्रहों से दृष्ट होना। यदि शुक्र पुरुषों की कुंडली में या गुरु महिलाओं की कुंडली में मिथुन, कन्या, धनु या मीन जैसी दोहरे स्वामित्व वाली राशियों में यानी डुअल साइंस राशि में स्थित हो और उन पर शुभ ग्रह जैसे गुरु या बुध की दृष्टि हो, तो यह रीमैरिज की संभावना को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी महिला की कुंडली में गुरु मीन राशि में स्थित है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो यह रीमैरिज का योग बना सकता है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि यह केवल योग है। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय हमें सभी ग्रहों की स्थिति, उनकी दृष्टियां, युतियां, नवमांश कुंडली और दशाओं का भी ध्यान रखना होता है। कई बार एक से अधिक योग मिलकर तलाक या रीमैरिज की संभावना को और भी प्रबल बना देते हैं। आइए अब एक काल्पनिक कुंडली का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि इसमें तलाक और रीमैरिज के योग कैसे बन रहे हैं। मान लीजिए यह एक कन्या लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में सेवेंथ हाउस यानी मीन राशि में शनि और मंगल की युति है, जो वैवाहिक जीवन में अत्यधिक तनाव और अलगाव का संकेत दे रहा है। सेवेंथ हाउस का स्वामी गुरु एट्थ हाउस यानी मेष राशि में स्थित है, जो विवाह में बाधाएं और विघ्न ला सकता है। वहीं इलेवेंथ हाउस का स्वामी चंद्रमा सेवेंथ हाउस में शनि और मंगल के साथ युति कर रहा है, तो यह संयोजन पहले विवाह में समस्याएं और अलगाव की संभावना को दर्शा रहा है। शनि और मंगल की सेवेंथ हाउस में युति वैवाहिक जीवन में कलह
और संघर्ष पैदा कर सकती है। सप्तमेश यानी 7th हाउस के लॉर्ड का 8th हाउस में जाना विवाह में विघ्न का कारण बन सकता है, लेकिन 11th हाउस के स्वामी चंद्रमा का 7th हाउस में होना रीमैरिज की संभावना को भी दर्शा रहा है, खासकर शनि और मंगल के प्रभाव के बाद। हालांकि यह सिर्फ एक उदाहरण है। किसी भी व्यक्ति कुंडली का सटीक विश्लेषण करने के लिए सभी ग्रहों की स्थिति और उनके संबंधों का विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए सटीक विश्लेषण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दशाओं का महत्व। कुंडली में योगों की उपस्थितियों के साथ साथ ग्रहों की दशाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किसी विशेष योग का फल तभी मिलता है जब उस योग से संबंधित ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। नवमांश कुंडली का विश्लेषण। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित विश्लेषण के लिए नवमांश कुंडली यानी D9 चार्ट का अध्ययन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपनी कुंडली में रीमैरिज के योगों को या तलाक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों के द्वारा। हमेशा ध्यान रखें कि ज्योतिष संभावना को दर्शाता है। अपने रिश्तों को बचाने और सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए आपके प्रयास और इच्छा शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हमने कुंडली ज्योतिष के माध्यम से डिवोर्स और रीमैरिज के कुछ महत्वपूर्ण योगों के बारे में जाना। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो आपसी बातचीत और समझ से उन्हें हल करने का प्रयास करें। और यदि दुर्भाग्यवश अलगाव की स्थिति आती है तो निराश ना हो, जीवन में हमेशा नए अवसर भी होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई और सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द ही मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।